हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपका काफ़ी दिनों से ज्योग्राफी का सेशन रुका हुआ था, कुछ व्यस्तता चल रही थी, तो इससे अब स्टार्ट हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कंटिन्यू क्लास होगा। आप लोग बस देखिएगा ध्यान बनाकर, और पिछला क्लास अगर नहीं देखेंगे तो पिछला क्लास भी देखेंगे। चलिए, हम लोग 12 से 13 क्लास पढ़ लिए हैं, मतलब कि उसका पूरा वीडियो जा चुका है। पूरा बेसिक से ज्योग्राफी चल रहा है बिल्कुल मैप के माध्यम से, जैसे यहाँ पे आपको बनाया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का भौतिक भूभाग। ठीक है, विभाग भारत का क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भूभाग होना चाहिए था। देखिएगा क्या होना चाहिए था यहाँ पे, भूभाग, प्रायद्वीपीय भारत का भौतिक भूभाग। देखते हैं, मतलब कि यह वाला पूरा सिस्टम भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये क्या है आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पठारों को दो भागों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय में, जिसको मध्यवर्ती होता है और एक पश्चिमी पूर्वी, ये वाला मतलब कि निचला वाला तबका। तो इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो पिछला वाला क्लास किए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए होंगे हम लोग, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से भी सॉल्व किया गया है। हमने मैप पढ़ा पहले, फिर उसके बाद जब दूसरा वीडियो आया उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हमने यह जाना कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। तो बस उसी तरह आज हम लोग, जो पिछला सेट में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा ग्राफ के माध्यम से पढ़ा था, उसी का आज हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, इस टॉपिक पे। चलिए, अगर आप लोगों को बोला जाए पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की पर्वत चोटियों को आप लोग अरेंज करिए। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की चोटियों को। हिमालय आपको पता है 3-4 भाग में बटा हुआ है। पहला ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद आपका आ जाता है वृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय सबसे नीचे। तो ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां थी, हम लोग पढ़े थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी पे जो पहाड़ियां स्थित हैं उसका क्रम देख लेते हैं। बताइए तो क्रम अगर याद हो तो आप लोग याद रखेंगे। सबसे पूरब में नामचा बरवा, फिर नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है तो आप लोग बता देंगे 7,756 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ जाता है। इसके बाद कांगटो यह 7,090 मीटर है। ठीक है, उसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह अरेंज करने के लिए आ जाता है, आप लोग लिखते चलें। कुंगला कंगाड़ी, ठीक है, कुला कांगड़ी, तो इसकी लंबाई है 7,554 मीटर। इसके बाद पश्चिम की तरफ आ जाएंगे तो चोमो पहाड़ियां हैं, इसको याद रखेंगे। चोमो 7,327 मीटर की ऊंची पर है। हम ऊंचाई के दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, हम बस पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कर रहे हैं, ऊंचाई के दृष्टि से बताया गया है, आप लोग देखेंगे पूरा मैप से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ जाता है, 8,597 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद मकालू के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर, यानी कि अभी फिलहाल में 8,850 अगर लिखा मिल जाता है आपको ऑप्शन में तो उसको लगा देंगे। इसके बाद गौरीशंकर की लंबाई अगर देखा जाए 7,144 मीटर है। ठीक है, नेपाल वाले इलाके में पड़ जाता है। इसके बाद मनसालू जो है 8,156 मीटर है दोस्तों। इसके बाद अनपुड़ा के बाद धौलागिरी, नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर। बद्रीनाथ के बाद आपका केटू 8,611 मीटर है, इसको याद रखेंगे। केटू के बाद नंगा पर्वत के बाद रकापोसी। नंगा पर्वत की ऊंचाई अगर पूछा जाता है तो बताएंगे 8,126 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में था, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा और यहाँ पे नंगा पर्वत, इस तरह आपका दोनों छोर हैं, जो कि हिमालय के दोनों छोर हैं, उसको याद रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा क्या है बताइए तो। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा सबसे क्या है तो बता देंगे गंगोत्री का मैदान, गंगा का मैदान, ये बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे उप हिमालय या फिर बृहद हिमालय, जो आपका बाह्य हिमालय, उप हिमालय सबसे नीचे वाला या फिर बाह्य हिमालय सबसे नीचे वाला। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय किसे कहते हैं तो बस शिवालिक को कहते हैं, साफ बात है। इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, उस समय हम लोग पढ़े थे। इसके बाद दिल्ली क्रम की चट्टानें किस क्रम की चट्टाने पर स्थित हैं, किस क्रम के चट्टानों पर स्थित हैं। तो हम लोग चट्टान के वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कस किया था मैप के माध्यम से। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तेथिस सागर, ये सब पढ़े थे हम लोग। ठीक है, हैसन का नियम क्या है सब पढ़ा गया था, आप लोग उस पर जाएंगे, वीडियो टटोल कर देखेंगे। तो किस पे स्थित है दिल्ली क्रम की चट्टानें बताएंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। इसके बाद अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भू सन्नति अलग करती है। गोंडवाना लैंड नीचे वाला, अंगारा लैंड ऊपर वाला।
उसको कौन सी भूसंगति अलग करती है, तो बता देंगे टेथिस सागर, टेथिस भूसंगति। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ा था टेथिस भूसंगति क्या है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया था, तो हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक्स नियम है वो कौन दिया था, बता देंगे हैरिस, हैरिस हैस ने दिया था, हैरी हैरी। ठीक है, याद रखेंगे। बुग्याल प्याल क्या है, तो बुग्याल प्याल हम लोग पढ़े थे जब हम लोग दर्रा पढ़ रहे थे, दर्रे पासेस, तो उसमें पढ़ाया गया था आपको बुग्याल प्याल। बुग्याल और प्याल एक प्रकार की घासें हैं जो ग्रास हैं, छोटे छोटे ग्रास हैं जो कि आपका जम्मू कश्मीर और यूपी के नॉर्थ वाले इलाके में पाए जाते हैं। इसके बाद भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानों के कालक्रम अनुसार बताइए। भू वैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार जो कालक्रम चट्टाने हैं उसके बारे में आपको बताना है, कैसे कैसे चट्टाने आई क्रम से। सबसे पहले धारवाड़ आया, फिर कुडप्पा आया, फिर विंध्यन आया, फिर गोंडवाना लैंड आ गया। ठीक, गोंडवाना लैंड ये वाला इलाका पूरा आपका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता देंगे राकापोसी। लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, आप लोग याद रखेंगे। नाथुला और जलेपला दर्रा हम लोग उसमें पढ़े थे। ठीक है, उसमें ट्रिक भी बताया गया था आपको। ठीक है, हमें नाज है, हमें नाज है। ठीक है, इस तरह कुछ ट्रिक बताया गया था आपको। तो नाथुला जलेपला दर्रा कहाँ पे है, तो बताएंगे सिक्किम में, सिक्किम पे हमें नाज है, इस तरह ट्रिक भी बताया गया था आपको, आप लोग देखेंगे। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से, सारे क्वेश्चन जो बताया गया, अगर आप लोग को आ रहा था सारा क्वेश्चन, तो आप लोग की तैयारी बेस्ट चल रही है। ठीक है, चलिए हम अभी लास्ट में जाते जाते आपको क्वेश्चन भी कुछ देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज प्रायद्वीपी का मतलब क्या है, प्रायद्वीपी जो यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, प्रायद्वीपी का मतलब क्या है, ऐसा भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। आप लोगों को पता है हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें आपका सुंडा गर्त सबसे बड़ी गर्त, दूसरी सबसे बड़ी गर्त सुंडा गर्त, जो कि हिंद महासागर के जावा द्वीप के पास पाया जाता है। आप लोग को ये सारी चीजें हम बताएंगे वर्ल्ड मैप में। ठीक, आज जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे बस इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोग को पता है दोस्तों, इसको हम लोग प्रायद्वीपी भारत का पठार बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा पठारी इलाका है। पठारी इलाका के कारण इसे हम लोग प्रायद्वीपी भारत का पठार बोलते हैं या फिर पठारी प्रायद्वीपी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। अर्थात इस क्षेत्र में पर्वत की तरह ऊंची ऊंची जो हिमालय पर्वत हम लोग पढ़े थे, जो तीनों श्रेणियां थी हिमालय की, तो उसमें उतनी इसमें इस भूभाग में इसके ऊंची ऊंची काफी चोटियां नहीं है। मतलब कि जो उसमें थे हिमालय वाले पार्ट में थे 6000 एवरेज ऊंचाई वाली चोटियां थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर वहां पे क्या थे, 6000 मीटर ऊंची वाली चोटियां थी। 6000 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर एवरेज में वहां पे चोटियां थी हिमालय वाले पार्ट में, हिमालय वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग में अगर देखा जाए तो 600 से 900 मीटर की ही ऊंची चोटियां हैं, एवरेज में बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रायद्वीपीय भाग को कुछ विशेषताएं क्या हैं, प्रायद्वीपीय भाग का क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ये सारी चीजें जो लिखे हुए हैं, फिर वहां पे आएंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में एक मध्यवर्ती पठार होता है और दक्कन का पठार। जो मध्यवर्ती पठार है दोस्तों, ये इधर वाला इलाका जो बुंदेलखंड हो गया, आपका हो गया अरावली श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, जो यूपी और मध्य प्रदेश वाला इलाका है, उसके नीचे आपका आ जाता है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में आपके देख रहे हैं सतपुड़ा, महाराष्ट्र महानदी, ठीक है, ओडिशा उच्च भूमि, दंडकारण्य, पश्चिमी और पूर्वी तट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से बने रहिए। हम लोग देखते हैं कुछ इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। पहले तो यह जान लीजिए, जो आपका यह पश्चिमी, यह पूरा आपका जो प्रायद्वीपीय भाग है, यह गोंडवाना का भाग है, जो अफ्रीका से टूटकर ऊपर की तरफ आया है। आज भी यह ऊपर की तरफ जा रहा है। 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खसक रहा है हमारा महाद्वीप, क्योंकि यह इंडियन प्लेट्यू है। ठीक है, यह इंडियन प्लेट्यू है, इसको इंडियन प्लेट्यू भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यह किधर जा रहा है तो बताएंगे। यह अगर हम लोग देखें ऐसे, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह आपका ईस्ट है और यह वेस्ट है। तो हमारा भारत जो इधर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इसको याद रखेंगे, है ना। इसके बाद अगर देखा जाता है तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किस आकार का है पूछा जाता है, तो आप बता देंगे त्रिभुजाकार है। देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, इस तरह त्रिभुज बना हुआ है ना, ये त्रिभुजाकार है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, याद रखेंगे। पूछा जाता है इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का हमारे, तो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो बताएंगे 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में।
क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, मतलब कि भौतिक भूभाग है क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए। और ऊपर वाले से सबसे बड़ा, आप लोग देखिए जो भारत का मेन भाग है, भारत जब हिमालय नहीं बना था उससे पहले यह बन के तैयार था। बाद में 33 सागर ऊपर आ गया और नीचे आपको गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगाना लैंड था, ठीक है। जब मलबा उसमें भरने लगा, इधर से सारी नदियां जाकर 33 सागर को भरने लगी, भरने के बाद एक मोड़ पड़ गया, ऐसे मोड़ पड़ गया, इस वजह से उसको हम लोग हिमालय को मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं, नवीनतम पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालय चोटी के नाम से जानते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर देखा जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश से मानते हैं, इसको याद रखेंगे आप, जो ऊपर वाला है सब मिला जुला के सबसे बड़ा मानते हैं। इसके सबसे प्राचीनतम भूखंड भी इसे ही मानते हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय है। अभी बताया हम आपको, जो जब हमारा हिमालय नहीं बना था उससे पहले यह बन के तैयार था, बाद में डायरेक्ट टूट के आता है और यहाँ पे सेट हो जाता है। सेट होने के बाद ये सारा मलबा अपना, इधर से सारी नदियां, बहुत नदियां बह रही थी, उसको आप लोग वीडियो में थोड़ा देखेंगे, पिछला वाला वीडियो जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों, उसको देखेंगे, उसमें सारा क्लैरिटी होगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, यह क्षेत्र विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। जैसा कि आपको पता है भूकंप हमारा जो किस क्षेत्र में आता है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका में, इधर कच्छ का रण, यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप लोग जानिए, अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां, ठीक है। मेघालय, जो मेघालय में पड़ती है, अरावली, ये अरावली वाला पार्ट आपका हो गया, अरावली, या देख रहे हैं अरावली, इधर अरावली वाला क्षेत्र है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है राजमहल की पहाड़ियां, इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके बाद आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, इधर नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का जितने भी राज्य हैं, उसे शिलोंग की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका जिसमें आपकी 3 क्रम से श्रेणियां आ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए 3 क्रम से। अभी हम उसको बताएंगे जब हम लोग चलेंगे मेघालय वाले पार्ट में, मेघालय वाले पोर्शन में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में, और मालवा पठार के बारे में, और विंध्यन के, और छोटे नागपुर के पठार में, और मेघालय का पठार, ये तीनों आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो शिलांग का पठार था वह किस इलाके में पाया जाता है बता देंगे, मेघालय वाले पोर्शन में पाया जा रहा है। मेघालय वाले पोर्शन में उसे देखा जाता है, या पूछ लेगा आपसे जो शिलांग पठार है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर वह किस हिमालय का, या फिर वह हिमालय का पार्ट है या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय नहीं लगाएंगे भूल कर भी, क्योंकि ऊपर है तो बच्चे आधा से ज्यादा ही मेघालय लगा देते हैं। मेघालय पठार का मतलब मेघालय का वह भाग नहीं है, वह प्रायद्वीपीय भाग का है, क्योंकि इधर से टूटा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मलबे जमे होने के कारण वो कट जाता है बीच में। इधर राजमहल की पहाड़ियां आ जाती हैं, इधर आपका शिलांग की पठार आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो राजमहल गारो गैप, मतलब वहां पे जो राजमहल है, इधर राजमहल की पहाड़ियां, इधर आपका शिलांग। तो गारो, जो गारो खासी जयंतियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में, गारो खासी जयंतियां, उसी के नाम से वहां पे जनजाति भी पाई जाती है, गारो खासी जयंतियां, ठीक है, मेघालय में क्रम से। तो जो गारो खासी जयंतियां है वह कट जाता है, क्यों कट जाता है, क्योंकि इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम लोग तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो नदी, ठीक है, सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। असम में सबसे बड़ा गार्ज बनाती है, गार्ज बनाते हुए वो आ जाती है मेघालय की तरफ। मेघालय में उसे कहा जाता है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी की तरफ, मेघालय की तरफ नहीं, मेघालय से होते हुए आपका असम के बाद मेघालय में नहीं एंट्री करती है, इसको ध्यान देंगे। मेघालय से ऊपर असम से ही गिर जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है ना। अब जमुना और यह गंगा नदी जब आती है, संयुक्त धारा दोनों को मिल जाती है, तो वह मतलब कि इसको काट देती है, प्रायद्वीपीय पठार को काटने के बाद इधर वाला इलाका अलग हो जाता है, और उत्तर वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, और इधर वाला इलाका अलग हो जाता है। इधर वाले को हम लोग जानते हैं राजमहल की पहाड़ियों के नाम से, और इधर वाला जो आपका आ जाता है उसे हम लोग गारो खासी जयंतियां में बढ़ जाता है, ठीक है, शिलांग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग देख लिए, क्योंकि जलोढ़ मिट्टियां होती हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टियां आपको पता है, कोई खादर मिट्टियां जो होती हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानते हैं, वह भर देते हैं लाके मलबे को, जिससे कि पहाड़ियां कट गई। कटने की वजह से इधर वाला एक तरफ आ जाता है और ऊपर वाला एक तरफ चला गया, और हम लोग को लगता है कि जो यह वाला शिलांग वाला आपका क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया वाला, वह हिमालय का पार्ट है, लेकिन हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान देंगे। चलिए, इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, आप लोग याद रखेंगे, कन्याकुमारी, ठीक है, दक्षिणी छोर। मेन भारत का मतलब मेन प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ पे आ जाता है तो बताएंगे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कन्याकुमारी पड़ता है, इसको याद रखेंगे। और यहीं पे सबसे
लास्ट चोटी आपका है जो दक्षिण भारत है आपका, दक्षिण भारत जो आपका यहाँ से निकलता है ना, दामोदर सोन नदी ऊपर चली जाती है, मध्य प्रदेश से निकलता है, आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से निकलता है सोन नदी, चंबल और दामोदर नदियां, घाटियां जो होती हैं, यहाँ से चंबल की खाड़ी भी हम लोग चंबल घाटी बोलते हैं मध्य प्रदेश वाले इलाके को। चंबल आप लोग डाकू वगैरह वाला सीन देखे होंगे मूवी में, तो बस वही है चंबल घाटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो सोन ऊपर चली जाती है और दामोदर नदी इधर आ जाती है, जो कि आपका दामोदर, हम लोग गोदावरी दामोदर नदी ना, दामोदर याद रखेंगे, दामोदर नदी। तो इस तरह हम लोग उसको जानते हैं, भारत के ढाल के बारे में पता कर सकते हैं नदियों से। इन नदियों को देखकर हम भारत के ढाल के बारे में पता कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारी नदियां जो हैं, अगर इधर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी नदियां इधर आती हैं, मतलब किधर, पूर्वी घाटी की तरफ। जब पूर्वी घाटी की तरफ आती हैं तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का झुकाव है, झुका हुआ है, वो किस तरफ झुका हुआ है, वह बिल्कुल इधर झुका हुआ है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी की तरफ झुका हुआ है। इस वजह से बहुत सारी नदियां अपना जो मलबा होता है बहती हैं, और अपना जो उनका मुहाना होता है वह बंगाल की खाड़ी की तरफ खुलता है। और इधर की जितनी भी पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, वो बिल्कुल कटी छटी हैं, किसकी अपेक्षा, पश्चिमी घाट की अपेक्षा। इसको याद रखेंगे। पश्चिमी घाटी में दो नदियां मेन हैं, आप लोग याद रखेंगे, ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती नदी जो होती है दोस्तों, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती हुई इधर आपके अरब सागर में गिरती है और गार्ज बनाती है, गार्ज याद रखेंगे, गार्ज बनाती है। और सतपुड़ा के नीचे से आपका ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, आपका गुजरात और महाराष्ट्र। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये दोनों नदियां इसी तीनों से होके जाती हैं, इसी तीनों प्रदेश से होके जाते हैं आपके, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है मध्यवर्ती पठार और दूसरा है दक्कन का पठार। जो मध्यवर्ती पठार है उसमें हम लोग देखेंगे, पहला क्या है, अरावली श्रेणी। देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र अरावली श्रेणी है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। यह अरावली श्रेणी ऊपर की तरफ, ठीक है, अरावली श्रेणी, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। इसके बाद पूर्वी राजस्थान यह वाला, जिधर थार का मरुस्थल जिधर आपका थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो पूर्वी राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया। लेकिन इधर वाला जो आपका दिल्ली के साइड है, मतलब कि जो आपका मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर से लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मालवा का पठार देखिए कहाँ पे है। मालवा का पठार आप लोग देखिए, जो आपका मालवा का पठार है दोस्तों, यह वाला, इसे हम बोलते हैं मालवा का पठार, इसको आप लोग याद रखेंगे। मालवा का पठार हम लोग इस यहाँ पे मालवा का पठार आपका पड़ जाता है, यह वाला इलाका, ठीक है ना, यह वाला इलाका मालवा का पठार पड़ जाता है आपका। यह वाला पूरा, यह वाला केंद्रीय पठार जो देख रहे हैं ना, यह मालवा पठार के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे इसे। चलिए इसके बाद बुंदेलखंड देख रहे हैं, यह वाला यूपी, बिहार और आपका ज्यादातर यूपी में ही पड़ता है बुंदेलखंड, आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है पठार यह। और इसके बाद विंध्याचल बघेलखंड पठार, विंध्याचल बघेलखंड, बस यही चीज है, विंध्यन पहाड़ियां या श्रेणियां और बघेलखंड, इसी के नाम से जानते हैं। बघेलखंड ज्यादातर आपका पड़ जाता है गुजरात वाले इलाके की तरफ, आप लोग याद रखेंगे। अब छोटा नागपुर और मेघालय, यह जो हम लोग देख लिए इतना सारा, यह छोटा नागपुर और मेघालय वाला तो इधर वाला आ गया, जिसमें हम लोग जानते हैं गारो खासी जयंतियां, यह पहाड़ियां पड़ते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आप लोगों को पता है, जिसे हम लोग भारत का रूर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मेटल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद दक्कन प्लेट्यूब्स में सतपुड़ा पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, महाराष्ट्र का उच्च भूमि अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन बना दें ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दें महाराष्ट्र वाले इलाके में, तो जो इधर वाला इलाका है, नीचे वाला, इधर तो पूरी पहाड़ियां हैं, लेकिन जो नीचे वाला है इधर समतल है, ठीक है ना। आधी से ज्यादा, मतलब कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनता इधर ही रहती है, तट पर, और तट पर ही आपका मुंबई हाई है, जहां से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम का खनन होता है जहां से। इसके बाद हम आ गए महानदी आपका पता है कि जो आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और उड़ीसा से होके आपका कहाँ पे गिर जाती है, आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दंडकारण्य, पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी। पश्चिमी घाटी आपका इधर आ जाता है, पूर्वी घाटी आपका इधर पड़ जाता है। पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इधर वाला। तब तक हम लोग इधर अरावली श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अरावली श्रेणी, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे अरावली श्रेणी के बाद दोस्तों, अरावली श्रेणी के बाद हम लोग देखेंगे मालवा का पठार के बाद हम लोग देखेंगे
आपका मेघालय और छोटा नागपुर पठार, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, समझ समझ कर आप लोग पढ़ते चलिएगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अरावली श्रेणी जो इधर देख रहे हैं आप, ये वाला इलाका अरावली श्रेणी, राजस्थान वाला इलाका पूरा अरावली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अरावली श्रेणी सबसे बड़ी श्रेणी है जो लगभग आपका 600 किलोमीटर के आसपास में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, 600 किलोमीटर नहीं, हाँ 600 किलोमीटर मान के चलिए, 600 किलोमीटर के आसपास में फैली हुई है। हाँ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अरावली श्रेणी जो आपका है दोस्तों, यह सबसे पुरानी श्रेणी के नाम से जाना जाता है भारत का, इसको आप लोग याद रखेंगे पूरे, क्योंकि यह इसका उत्थान पूरा हो चुका है। ठीक है, सबसे न्यूनतम श्रेणी के नाम से आपका जाना जाता है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अरावली श्रेणी, यह श्रेणी सतपुड़ा पालनपुर, सॉरी यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से, पालनपुर जो गुजरात का एक शहर है, मतलब कि जिला कर लीजिए, पालनपुर गुजरात से, और राजस्थान से होकर राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। 700 से 800, लगभग 600 मान के चलते हैं, लेकिन 700 से 800 आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना। जो आपका अरावली श्रेणी है वह पालनपुर गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक, दिल्ली का जो आपका पड़ जाता है आपका राष्ट्रपति भवन, वह इसी श्रेणी पर, सतपुड़ा अरावली श्रेणी पर ही पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, अरावली श्रेणी पर। यह पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है वह किस श्रेणी पर है, तो बताते हैं अरावली श्रेणी पर है। ठीक है, यह लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर से होते हुए। अब आप लोग यहाँ पे यह चीज तो लिख लिए होंगे, लिख लीजिए कॉपी पे, आप लोग लिखते हुए चलिए। अब आगे आते हैं तो देखते हैं हम लोग, यह श्रेणी गुजरात में जो ये श्रेणी पड़ती है, गुजरात से होते हुए जब यहाँ पे राजस्थान में आती है, तो इसको हम लोग पहले तो ये समझ लीजिए आप एक चीज, मिस्टेक हो रहा है, एक चीज देखिएगा ध्यान से आप। ये श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन आप लोग को युगिन पढ़ाया गया होगा, क्वाड जो आपका चट्टान जब पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें युग पढ़ाए थे, कौन सा चट्टान किस क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है, कौन सी चट्टान किस युग में आए थे, ये सारा पढ़ाया गया है, आप लोग देखेंगे वहां पे। तो यह श्रेणी जो है दोस्तों अरावली श्रेणी, यह श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन युगिन, क्वार्टजाइट आपका चट्टान है, क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। पूछा जाता है जो आपका अरावली श्रेणी है यह किस चट्टान से निर्मित है, तो बताएंगे क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी सरोज शिखर पूछा जाता है, जो अरावली श्रेणी है इसकी सरोज शिखर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो बताएंगे आप, इसकी जो सरोज शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो बता देंगे गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। अब गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो बता देंगे 1722 मीटर आबू की पहाड़ियों में स्थित है। आबू की पहाड़ियां, अरावली की श्रेणी में आबू की पहाड़ियां हैं, आबू की पहाड़ियां में स्थित है आपका गुरु शिखर चोटी, जो कि 1722 मीटर है। इसके बाद पूरा कैम्ब्रियन युग था में यह एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी पूरा कैम्ब्रियन में, जब ये इसका उत्थान हो रहा था, जैसे आज हिमालय का उत्थान हो रहा है, तो हिमालय इसमें नवीनतम पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नवीनतम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूरा कैम्ब्रियन युग में इसको हम लोग बोलते थे नवीनतम पहाड़ियां, मतलब कि इसका उत्थान हो रहा था, इसे मोड़दार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज देखा जाए तो मोड़दार पहाड़ियां कौन से हैं भारत में, तो बताएंगे हिमालय पे जितनी भी पहाड़ियां हैं, हिमालय पहाड़ियों को मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत है, जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी, पहले विस्तृत थी, है नहीं विस्तृत थी, अब तो कट छट गई। यह वाला अरावली श्रेणी जो यहां से निकलती थी और लक्षद्वीप तक विस्तृत थी इसे, ठीक है। वैसे लक्षद्वीप जो आपका है मुगा चट्टानों से बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। मुगा चट्टान क्या होता है इसके बारे में भी हम बताए हुए हैं, कैसे चट्टानें बनती मुगा चट्टानों से, इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए प्लेलिस्ट में आप पढ़िए कि जो आपका हिमालय से लक्षद्वीप तक इसका विस्तृत है, किसका, अरावली श्रेणी का। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है लक्षद्वीप तक जो बहुत पहले कैम्ब्रियन युग में हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, तो आप बता देंगे हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत है। लक्षद्वीप एक भारत का यूटी है, ठीक है, कावारत्ती इसका कैपिटल है, आप लोग इसको याद रखेंगे। किंतु बहुत लंबे समय तक अपर्दन होने के कारण, अपर्दन मतलब क्षरण होने के कारण अब यह अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, अपशिष्ट पहाड़ियों के नाम से, अपशिष्ट पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, फिर रूप में जाना जाता है। आप लोग इस तरह इसको याद रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग कुछ जानते हैं अरावली श्रेणी के बारे में, तो अब आप लोग लिखिए, अगर आप लोग लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है।
यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के, आप लोग ध्यान से देखेंगे। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पहाड़ियां, जरगा पहाड़ियां। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो आपका अरावली श्रेणी है, इसके उत्तर पश्चिम में उदयपुर पड़ता है। उदयपुर उत्तर पश्चिम, ऊपर की तरफ मतलब उदयपुर पड़ता है। अब उदयपुर के अगर देखा जाए, उदयपुर के साइड में ही जो पश्चिम है आपका, उत्तर पश्चिम है, उसी जगह जारगा पहाड़ियां पड़ती हैं। जारगा पहाड़ियां जिसकी लंबाई है 1431 मीटर। इसके बाद उसी के निकट टोडगढ़ के निकट, मतलब उदयपुर के ही निकट टोडगढ़ पड़ता है। टोडगढ़ एक आपका कह लीजिए कि एक शहर है। टोडगढ़ में मारवाड़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अलवर के निकट, अलवर नाम सुने होंगे आप राजस्थान में, तो अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। हर्षनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तथा धूर उत्तर, मतलब अगर उत्तर की तरफ चल जाए, पूरे उत्तर की तरफ अरावली श्रेणी के, तो अगर पूरे की पूरे उत्तर की तरफ देखें तो दिल्ली रीज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रीज, आप लोग इसको याद रखेंगे। दिल्ली रीज, जिसपे दिल्ली का जो आपका भारत का संसद है, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सब उसी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिस पर संसद भवन और राष्ट्रीय भवन आप लोग बता देंगे स्थित है। इसके बाद अगर देखें इस श्रेणी के पश्चिम की ओर, इस श्रेणी के बिल्कुल पश्चिम की ओर, अभी हम लोग देख रहे थे उत्तर पश्चिम की ओर और उत्तर की तरफ देख लिए। ठीक है, अब बिल्कुल इसके बिल्कुल पश्चिम की तरफ, इस साइड इसके बिल्कुल, अगर इस साइड देखें तो, अगर इस साइड देखते हैं दोस्तों तो आप बताएंगे बिल्कुल पश्चिम की तरफ माही नदी, आप लोग जानते होंगे माही नदी, और आपका लूनी नदी जो अरावली श्रेणी से ही निकलती है और भारत के कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। वह अरब सागर में नहीं गिर पाती है, उसका पानी नहीं गिर पाता, इस वजह से दलदली स्थान बना देता है कच्छ के रण में दलदली स्थान बना देता है बिल्कुल। वहां पे देखा जाता है तो आपका जैव विविधता सबसे ज्यादा देखी जाती है, जैव विविधता देखा जाता है, और नमक वगैरह भी उत्पादन कच्छ के रण से बहुत ज्यादा होते हैं, इसको आप याद रखें। और जो माही नदी है दोस्तों, माही नदी अगर देखा जाता है तो माही नदी भारत की जो कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच से काटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है माही नदी को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो बताएंगे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो बताएंगे माहे नदी, माहे या फिर माही बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमने यह चीज देख लिया, माही नदी के बारे में पढ़ लिया, और अब लूनी नदी के बारे में जान लिए। इसको हम लोग फुल डिस्कस करेंगे नदी वाले चैप्टर में। ठीक है, अब लूनी नदी तो कच्छ के रण में विलीन होती है, यह भी याद रखना आप, क्योंकि पूछा जाता है लूनी नदी आप भारत की कौन सी नदी है जो कि वहीं से निकलती है, भारत से निकलती है और भारत में विलीन हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे लूनी नदी जो भारत के अरावली श्रेणी से निकलती है और भारत के गुजरात में कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और एक माहे आपका जिला है, माहे आपका एक पार्ट है आपका इसका पुदुचेरी का माहे। ठीक है, माहे जो कि आपका केरल में पड़ता है, वो सबसे छोटा जिला का लीजिए भारत का है। ठीक है ना, माहे, आप लोग इसको याद रखें। माही नदी की बात नहीं कर रहे हैं, माहे शहर की बात कर रहे हैं। माही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए पूरब की ओर की प्रमुख नदियों के नदी बनास है, पूरब की ओर की प्रमुख नदी अरावली श्रेणी की भी बात कर रहे हैं दोस्तों। पूरब की तरफ वाली सबसे प्रमुख नदी बनास, चंबल, और मतलब बनास चंबल की सहायक नदी, इसको याद रखेंगे। बनास है और चंबल है और बहुत सारी नदियां हैं, हम नदी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इतना याद रखेंगे, अरावली श्रेणी के बिल्कुल पूरब में कौन सी नदियां आती हैं, तो बताएंगे चंबल जो कि बनास जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस श्रेणी के पूर्व में चंबल बेसिन भी पाया जाता है, क्योंकि चंबल नदी है तो चंबल बेसिन पाया जाता है। चंबल घाटी के नाम से जाना जाता है उसको, पूरा का पूरा बनास मैदान को। ठीक है ना, और बनास मैदान के नाम से भी जाना जाता है इधर वाले इलाके को, जो आपके राजस्थान के अरावली श्रेणी के बिल्कुल पश्चिम वाला इलाका है, उसे हम लोग बनास का मैदान या फिर कह लीजिए माही का मैदान या फिर कह लीजिए चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, हम लोग ने देख लिया अरावली श्रेणी। अब मुख्यतः हम लोग आ जाते हैं आपका किस पे, छोटा नागपुर के पठार पे। छोटा नागपुर अब देखते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है। और अब छोटा नागपुर मेघालय का पठार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में, यह पठार पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया तथा झारखंड, पुरुलिया एक जगह है दोस्तों पश्चिम बंगाल वाले में, अगर देखा जाए आपका जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका इधर वाला देख रहे हैं, अभी हम फुल डिस्कस करते हैं, आप लोग ध्यान सुनते रहिए। यह पठार पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल, परगना व कराची जिलों में विस्तृत है। कराची
झारखंड का कैपिटल है। तो इस तरह इतने जिलों में छोटा नागपुर आपका विस्तृत है, फैला हुआ है। पूछ लिया जाता है किस किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आप बता देंगे, सिंपल है कि पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा में थोड़ा बहुत आ जाता है, फिर उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, इस वाले इलाके में पूरा फैला हुआ है ना। और मैक्सिमम इसका पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है, ठीक है, मैक्सिमम पश्चिम बंगाल और रांची जो अब झारखंड का कैपिटल है, यहाँ पड़ जाता है। इस पठार की प्रमुख नदियों की बात करें तो महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, याद रखेंगे, यही से निकलता है दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से निकलता है दामोदर नदी। पूछा जाता है बहुत बार कि दामोदर नदी किस पठार से निकलता है भारत के, तो बताएंगे भारत के रूर से, भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से निकलता है दामोदर नदी। और आपका सोन नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि भारत गंगा नदी में दक्षिण से जाके मिलती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सोन नदी आपका हो गया, उसके बाद आपका दामोदर नदी के बाद अगर देखा जाता है दोस्तों तो आपका स्वर्णरेखा नदी और आपका एक महानदी जो उड़ीसा की नदी है, आप लोग उड़ीसा से बहती हुई जाती है, आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक इकलौती सोन नदी ही है, आप याद रखेंगे, एक इकलौती सोन नदी ही है जो कि यहाँ से आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में दक्षिण से जाके मिलती है। और दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। जो दामोदर नदी है वह पठार के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, मतलब कि पश्चिम से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद महानदी छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी सीमा, जो महानदी है जो छोटा नागपुर पठार दक्षिणी सीमा बनाती है, दक्षिणी सीमा ऐसे बनाती है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी सीमा बनाती है, यह वाला सीमा बना देती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। पूछा जाता है महानदी किस पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो आप बताएंगे महानदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी सीमा बनाती है। राजमहल की पहाड़ियां भी इसी पठार पर स्थित हैं, आप लोग याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम में, उत्तरी सीमा पर, उत्तर पश्चिम नहीं उत्तरी सीमा पर छोटा राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। यह पठार कई भागों में बटा है, जैसे कि दामोदर नदी के उत्तर में अगर देखा जाए तो अनेक पठार पहाड़ियों के समूह बनाती हैं। यही पठार जो है अगर दामोदर नदी काटती है तो बहुत सारे पठारों में बढ़ जाती है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें हजारीबाग व कोडरमा का पठार भी शामिल है, हजारीबाग और कोडरमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हजारीबाग और कोडरमा का पठार किस के प्लेट्यू में है, तो बताएंगे छोटा नागपुर वाले पठार में है, ठीक है ना, इसमें पाया जाता है हजारीबाग कोडरमा, आप लोग बिल्कुल इसको कॉपी पे नोट करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाता है दोस्तों दामोदर नदी के दक्षिण में रांची, दामोदर नदी अगर यहाँ से निकलती है छोटा नागपुर के, तो इसके दक्षिण में क्योंकि दामोदर नदी आपका छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाके में फैला हुआ है, तो दामोदर नदी अगर निकलती है तो इसके दक्षिण में रांची पड़ता है। रांची भारत का एक ऐसा कैपिटल है जो कि कर्क रेखा पर ही पड़ता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ ग्रेनाइट जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट हो गया, नीस की चट्टानें हो गई, यह सब सारी चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि भारत का रूर बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स का खनन होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। रांची नगर से नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं। पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो छोटा नागपुर पे पठार के आसपास पड़ता है या फिर कर्क रेखा पे पड़ता है, तो ऐसा कौन सा जिला है, इस तरह पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा कैपिटल है, किस राज्य का कैपिटल है जहां से सारी नदियां चारों तरफ बहती हैं, तो बता देंगे आप रांची एक ऐसा जिला है भारत का जो कि कर्क रेखा पर भी पड़ता है और छोटा नागपुर के पठार पर ही भी स्थित है और दामोदर नदी के दक्षिण में भी स्थित है और वहां से चारों तरफ नदियां भी प्रवाहित होती हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी सारी चीजें अगर आप जान जाते हैं, एक चीज और जान लीजिए, यह भारत का मैग्नीशियम कर लीजिए कि मैक्सिमम मैग्नीशियम हो गया आपका, मतलब जितने टाइप्स के कोयला वगैरह भी हो गए, कोयला के टाइप, तो कोयला में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट लगभग 3% से 2% के आसपास भारत में पाया जाता है, बाकी 98 से 97% आपका कह लीजिए कि आपका लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट के बाद आपका आ जाता है बिटुमिनस, ये सब कोयले पाए जाते हैं भारत में, है ना। चलिए हम लोग जान लेते हैं अब मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय का पठार, इसके बारे में देखिएगा ध्यान से। मेघालय का पठार यहाँ तो बनाया नहीं है। मेघालय का पठार दोस्तों यहाँ से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो इसको पूरे भाग को काट देती है, यहाँ पे मलबा जमा कर देती है, जिससे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन अलग हो जाता है और यह हमारा प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा होता है मेघालय वाला। मेघालय में 3 नदियां क्रम से पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, याद रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। अब मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, आप लोग इसको याद रखेंगे। यह मत बताएंगे कि आपका, यह नहीं बताएंगे कि मेघालय आपका जो है, मेघालय में जितनी पहाड़ियां पाई जाती हैं वह हिमालय के हिस्सा हैं, हिमालय की नहीं, आप लोग याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। इसको आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाया जा रहा है जो आपको बिल्कुल
कह लीजिए आपको स्पेशल तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए जो समतल भूमि है, यह एक समतल माना जाता है उसको मेघालय वाला इलाका को समतल भूमि एक भ्रंशन के कारण ही बना हुआ है। भ्रंशन मतलब कि धंसना, धंस कर उभर जाना, भ्रंशन के कारण ऊपर उठना, भ्रंशन के कारण बना हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। मालदा गैप मतलब वही मलबा वगैरह जब भर जाता है, दोनों तरफ आपकी नदियां आती हैं और इधर मलबा भरने लगती हैं, तो उधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, उसे बोला जाता है मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है मालदा गैप के नाम से किससे जाना जाता है, तो आप बताएंगे राजमहल पहाड़ियों के आपके पूर्व उत्तर की तरफ, और जो आपका मेघालय पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण और पश्चिम की तरफ वाली इलाके को हम लोग क्या जानते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है। जो आपका मेघालय प्लेटू है, मेघालय पठार है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 610 से लेकर 1830 मीटर तक ऊंची है। इसका मतलब इसका देखा जाता है एवरेज में है 630 से लेकर 1830 मीटर तक एवरेजली ये ऊंचाई पर है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 15,291 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेघालय का जो प्लेटू है वह कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो बताएंगे 15,000 नहीं दोस्तों 35,000, याद रखेंगे 35,291। ध्यान से देखेंगे 35,000, वो गलत बोल दिए, 15,000 तो दूसरा कुछ बता दिया, आपको बताते हो क्या है। 35,291 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो, पठार जो है आपका, अगर ये आपका पठार है मेघालय, तो इसके पश्चिमी सिरे पर गारो, इसके पूर्वी सिरे पर खासी, जैंतिया, याद रखेंगे पूर्वी सिरे पर गारो, पश्चिमी सिरे पर खासी, जैंतिया, मिकीर तथा रेंगमा, इसके पूर्वी इलाके की तरफ गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर तथा रेंगमा पाया जाता है। रेंगमा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर इतनी सारी चीजें याद हैं तो आप लोग ध्यान से, अगर यह भी पूछ सकता है आपसे उच्चतम शिखर बता दीजिए मेघालय का। अभी तो हम लोग देखे एवरेज में 610 से लेकर 1830 मीटर है, लेकिन अगर कभी यह पूछ लेता है उच्चतम शिखर बताइए मेघालय प्लेटू में सबसे उच्चतम शिखर वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बता देंगे शिलांग शिखर के नाम से जानते हैं। शिलांग जहां पे आपका एपीजे अब्दुल कलाम का भाषण देते हुए डेथ हो गया था। ठीक है, अभी उनका हाल में ही आपका बर्थडे था, आप लोग ध्यान से उसको याद कर लेंगे। तो बताएंगे जो मेघालय आपका मेघालय प्लेटू है उसकी सबसे ऊंची चोटी शिलांग शिखर है। शिलांग शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो बता देंगे 1965 मीटर है। ठीक है, 1965 मीटर है। अगर इतनी चीजें जान जाते हैं तो एक छोटी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। जो आपका देख रहे हैं ये चीज, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी ये नीलगिरी है, ये वेम्बनाड झील है जो कि केरल में पड़ता है। ये कोमोरीन अंतरीफ है जो केरल का बिल्कुल नीचे वाला इलाका है। ठीक है, याद रखेंगे। अब वेम्बनाड झील है जो कि केरल में पड़ता है, लैगून झील के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। और नीलगिरी पर्वत, अब देखिए नीलगिरी पर्वत पर ही सबसे ऊंची चोटी भारत की है, जिसका नाम है दोस्तों, अच्छा बता दीजिए पहले नीलगिरी पर्वत किस किस राज्य में फैला हुआ है, पूछा जाता है कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो बताएंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले इलाके में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नीलगिरी ही है। इसकी लंबाई कितनी बता दें, 2695 मीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, अनाईमुडी पहाड़ी केरल के इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, बता देंगे केरल में। केरल के इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में ही नीलगिरी की पहाड़ी पर ही अनाईमुडी पहाड़ी स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यह चोटी जो आपका अनाईमुडी चोटी है, यह चोटी इसको याद रखेंगे, यह चोटी राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार करके एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका पड़ता है केरल में। मुन्नार से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूरी पर है, याद रखेंगे। जो आपका अनाईमुडी शिखर से जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है मुन्नार, वह 15 से 16 किलोमीटर तक की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यह आपका शिखर मुंडी शिखर जो आपका जो आपका यह शिखर है अनाईमुडी शिखर से अगर बोला जाता है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितनी दूरी पर है, तो आप बता देंगे दोस्तों 114 किलोमीटर की दूरी पर है। कोचीन हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं जो आपका केरल वाले इलाके में पड़ जाता है कोचीन।
ठीक है, याद रखेंगे। कोचीन हवाई अड्डा नायमुडी से कितनी दूरी पर है, तो पूछ लिया जाता है तो 100 बताएंगे आप, 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सारी बातें। अगर आप लोग ये सारी चीजें समझ गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सतपुड़ा, महाराष्ट्र, महानदी, ओडिशा, उच्चभूमि, दंडकारण्य, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बस 3 ही 4 श्रेणियां पूछी जाती हैं मैक्सिमम। अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, मालवा का पठार आपको पता है, यह वाला इलाका पूरा मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यह वाला इलाका जो आपका पड़ जाता है मालवा का पठार के नाम जाना जाता है। यह वाला अरावली के बिल्कुल नीचे वाला, बुंदेलखंड के बिल्कुल नीचे वाला, यह मालवा के पठार के नाम जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद बुंदेलखंड आपको बताया गया, विंध्याचल, बघेलखंड, विंध्यन, यह वाला है बघेलखंड, इसके इधर वाला, इसको बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और विंध्याचल के नीचे आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के नीचे ताप्ती श्रेणी। इसको क्रम से सजाने के लिए भी आता है, आप लोग इस तरह सजा देंगे। इसके बाद छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हम लोग पढ़ लिए, और मेघालय, प्लेट्यू हमने पढ़ लिए। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पे सतपुड़ा, महाराष्ट्र, महानदी, ओडिशा, उच्चभूमि, दंडकारण्य, पश्चिमी और पूर्वी भाग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन करके लाएंगे, तो याद रखिए। इसका हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, डल झील किस श्रेणी के बीच स्थित है? आप लोग इसको बताएंगे। कोरवा क्या है? कोरवा, कोरवा क्या है? हम पढ़ाए हुए हैं, इसको आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? केसर यानी कि जाफरान की खेती किस मिट्टी पर होती है? इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चराय शरीफ, ठीक है, चराय शरीफ किस हिमालय पर स्थित है? हिमालय के किस श्रेणी पर स्थित है? आप लोग बताएंगे। फूलों की घाटी हिमालय के किस क्षेत्र में पड़ता है? फूलों की घाटी हिमालय के किस क्षेत्र में? जैसे आपका कुमायूं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, उसके बाद आप कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, इसके बाद आपका पड़ जाता है नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद लास्ट में पड़ जाता है आपका असम हिमालय। इसी में से एक आंसर है आपका, बताएंगे फूलों की घाटी किस क्षेत्र पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? दर्रा पूरा पढ़ाया गया है, आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे। श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ने वाली कौन सा दर्रा है? श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? आप लोग इसका कमेंट करेंगे इतने क्वेश्चन का, हम इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।